नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और जूनियर अकाउंटेंट के लिए हम आपके लिए ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने पहले भी आपको 3 क्लास डाली है, आप देख सकते हो। कल हमने प्रमाणक की यहाँ तक की क्लास ली थी कि प्रमाणक क्या होती है और किस प्रकार इनका जांच की जाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आज का टॉपिक अंकेक्षण रिपोर्ट। अंकेक्षण रिपोर्ट क्या होता है? अंकेक्षण रिपोर्ट होता है दोस्तों, जब भी कोई ऑडिटर है अपना कार्य पूरा कर लेता है तो उसके बाद एक रिपोर्ट बना के देता है कि उसका कार्य किस प्रकार से किया है, उसे क्या कहते हैं? अंकेक्षण रिपोर्ट। कुछ जैसे आप मान लो कि कोई बड़ा व्यापारी है, उसने अगर अपने खातों की जांच के लिए एक ऑडिटर रखा है तो वो ऑडिटर जांच करेगा और जांच करने के बाद में अपनी रिपोर्ट देगा कि वह रिपोर्ट स्वच्छ है या मतलब गलत है इसके बारे में, तो उसे कहते हैं ऑडिटर रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंकेक्षण रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, अंकेक्षण रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है, एक अमर्यादित रिपोर्ट, एक मर्यादित रिपोर्ट। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमर्यादित रिपोर्ट क्या होती है, कि यदि अंकेक्षण को दी गई सभी सूचनाएं स्पष्टीकरण सभी हो तो वह स्वच्छ व अमर्यादित रिपोर्ट देगा। क्योंकि मान लो जैसे कोई ऑडिट कर रहा है, अगर उसको सही से सारी जानकारी उपलब्ध कराई दी जाएगी तो वह अपनी रिपोर्ट क्या है, संतुष्ट होकर स्वच्छ रिपोर्ट देगा, तो वो कहलाएगी आपकी अमर्यादित रिपोर्ट। अमर्यादित का मतलब होता है कि जो एकदम स्वच्छ हो। प्लस मर्यादित, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि अमर्यादित का अर्थ स्वच्छ रिपोर्ट होता है। अब हम बात करते हैं ये किस मानक के अंदर लिखा गया है। ये अंकेक्षण मानक जो आपको बताया स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 700 के अंतर्गत दिया गया है। अब हम बात करेंगे मर्यादित रिपोर्ट। दोस्तों, मर्यादित रिपोर्ट के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, अब हम उनका जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक तो होती है मर्यादित में, मर्यादित का शाब्दिक अर्थ होता है कि मतलब बेकार और बुरी रिपोर्ट के रूप में हम जानते हैं। तो सबसे पहले नकारात्मक रिपोर्ट। नकारात्मक रिपोर्ट कोई ऑडिटर कब देगा? यदि सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण मिथ्या, वर्णित या गलत हो तो वह अपनी नकारात्मक रिपोर्ट देगा। मान लो किसी ने ऑडिट की और ऑडिट करने के बाद उसे संतुष्टि नहीं है कि इसमें कुछ गलती या एरर हो सकता है, तो अपनी रिपोर्ट कैसे देगी? मिथ्या रिपोर्ट या गलत हो। फिर भी अगर उसको खुद को भी खातों पर गलत यकीन हो तो वो अपनी रिपोर्ट कैसे देगा? नकारात्मक। एक हम बात करते हैं दोस्तों राय का दावा। यदि सभी सूचनाएं स्पष्टीकरण के संबंध में, यदि अंकेक्षण अपनी राय को प्रकट न कर पाए, यदि सारी सूचनाएं और सब कुछ मिलने के बाद भी अंकेक्षण अपनी राय को प्रकट नहीं कर पाए कि उसे अपने आप में शक हो, तो वह किस प्रकार की रिपोर्ट देगा? वह एक प्रकार से राय का दावा करेगा, दावा त्याग देगा। दावा कैसे त्याग देगा? कि वह ये कह देगा कि ये रिपोर्ट मतलब स्वच्छ नहीं है, इस प्रकार से, तो वो राय का दावा त्याग देगा। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की एक्सेप्ट टू। एक्सेप्शन टू होता है कि इसको छोड़कर, मतलब मान लो कि किसी ऑडिटर ने किसी कंपनी की ऑडिट की तो वो कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के अपनी रिपोर्ट दे सकता है, उसे कहते हैं एक्सेप्ट टू। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण के उत्तरदायित्व। अंकेक्षण के उत्तरदायित्व कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं अंकेक्षण के उत्तरदायित्व। एक तो होता है दीवानी और एक होता है सापराधिक। सापराधिक का मतलब होता है कि जो कृत्य माफ नहीं करने योग्य होते हैं उन्हें सापराधिक होते हैं। जैसे जेल की सज़ा हो गई, ऐसी जो भी सजाएं होती है वो अपराध के अंतर्गत आती है। दीवानी में होता है कि दीवानी 2 प्रकार की होती है, एक तो नियोक्ता के प्रति और एक बाह्य पक्षकार के प्रति विश्वास भंग। अगर कोई व्यक्ति नियोक्ता के प्रति कर्तव्य भंग या लापरवाही भंग या विश्वास भंग के कारण अगर कोई हानि होती है, तो यदि अंकेक्षण की नियुक्ति की गई थी और वह अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी के साथ नहीं करता है तो उसे नियोक्ता को हानि होती है, तो उसे जुर्माने के लिए उत्तरदायी। अगर मान लो किसी नियोक्ता ने किसी ऑडिटर को अंकेक्षण के लिए रखा और ऑडिटर अंकेक्षण की ईमानदारी पर उसे शक है, तो वह क्या करेगा कि मान लो नियोक्ता को नुकसान भी हो जाता है उससे, तो उससे जुर्माने के लिए क्या होगा? जिम्मेदार होगा। वह उस जुर्माने के लिए ऑडिटर को दोषी ठहरा सकता है। अब हम बात करेंगे बाह्य पक्षकार। बाह्य पक्षकार कौन होते हैं? जो व्यक्ति
कंपनी के अंदर पैसे लगाती है, शेयर होल्डर होती है, वो सारे आपके बाह्य पक्षकार होते हैं। यदि बाह्य पक्षकार ने उस पर विश्वास करके कोई कार्य किया है और जिससे वह बाह्य पक्षकार को हानि होती है तो उसके प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होता है। मान लो किसी बाह्य पक्षकार ने ऑडिटर की रिपोर्ट के आधार पर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है और उस इन्वेस्टमेंट से उसे हानि होती है कि इसकी रिपोर्ट स्वच्छ बताई गई थी, बाकी ये रिपोर्ट अमर्यादित रिपोर्ट थी। इस बात की जानकारी गलत देने के बाद अगर वह इन्वेस्ट करता है और उसको हानि होती है तो उसके लिए वह क्या होगा, उत्तरदायी होगा ऑडिटर। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे दोस्तों अंकेक्षण के प्रकार। आज हम चैप्टर नंबर 3 भी आपको साथ में ले रहे हैं, अंकेक्षण के प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंकेक्षण के प्रकार में वैधानिक अंकेक्षण क्या होता है। इसे अनिवार्य अंकेक्षण भी कहा जाता है। ऐसा अंकेक्षण जो किसी कानून या अधिनियम द्वारा करवाया जाना अनिवार्य है, मतलब किसी कानून के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा कोई ऑडिट करवाया जाना अनिवार्य होता है, तो वह क्या कहलाता है, वैधानिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण कौन सा हो गया, जो किसी कानून, एक्ट, धारा के अकॉर्डिंग कराया जाता है। जैसे मान लो किसी अधिनियम के अनुसार, जैसे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनी सभी कंपनियों को अंकेक्षण करवाना वैधानिक उत्तरदायित्व होता है। दूसरा बैंकिंग अधिनियम 1949, बैंकिंग अधिनियम 2 लगती है, एक तो 1949 का एक्ट और एक 1934 का आरबीआई का एक्ट है। अब हम बात करेंगे भारतीय सहकारी कंपनी अधिनियम 2012 के अंतर्गत बनी कंपनी और भारतीय जीवन बीमा निगम आदि से संबंधित कोई कंपनी। और ये देखिए दोस्तों, जीवन बीमा का सामान्य बीमा अधिनियम 2 है, एक तो 1956 का अधिनियम और एक 1972 का अधिनियम। सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम, सार्वजनिक ट्रस्ट वगैरह पे जिनको मतलब लोगों के दान वगैरह इनसे जो पूंजी प्राप्त होती है, उनके द्वारा भी किसी एक्ट के द्वारा अगर उसका होता है तो उसके लिए भी जरूरी है। विशेष अधिनियमों के अंतर्गत बनने वाली सभी संस्थाएं, अगर मान लो किसी अधिनियम में पास करके कोई संस्था बनी है तो उसे भी अंकेक्षण करवाना वैधानिक उत्तरदायित्व होता है। वैधानिक अंकेक्षण की नियुक्ति, पारिश्रमी, कर्तव्य, अधिकार, उत्तरदायित्व सब कुछ अधिनियम के द्वारा। अगर जिस कंपनी के लिए ऑडिट की नियुक्ति, अंकेक्षण करवाना विधान के अनुसार अनिवार्य है तो उस अधिनियम के अनुसार ही उसका अंकेक्षण होगा। अब हम बात करेंगे अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट अधिनियम में बताए गए प्रावधानों के, नियुक्ति भी अधिनियम के द्वारा होगी, रिपोर्ट भी अधिनियम में बताए गए अनुच्छेद के अनुसार ही होगी। अब हम बात करेंगे कि वैधानिक अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र को आपसी समझौते के द्वारा बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। मान लो वैधानिक अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है, वैधानिक अंकेक्षण कराया जाता है, तो उसका जो सीमा लिख रखी है वहाँ तक तो उसका अंकेक्षण होगा ही, और लेकिन अगर उसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन उसको घटाया नहीं जा सकता। ये दोस्तों आपके लिए याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है। अब हम बात करेंगे निजी अंकेक्षण। ऐसा अंकेक्षण जो किसी विधान या कानून द्वारा, मतलब निजी अंकेक्षण जो व्यापारी स्वयं द्वारा करवाया जाता है, उसकी इच्छा पर होता है, इसमें कोई वो बाउंडेशन नहीं होती, ये अपनी स्वयं की इच्छा से करवाया जाता है, शासित न होकर निजी अंकेक्षण कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति, फर्म, HUF, क्लब, अस्पताल में भी दोस्तों 2 कंडीशनें होती है, एक तो होती है वैधानिक, एक होती है निजी। विद्यालय, विश्वविद्यालय, इनका भी दोस्तों निजी अंकेक्षण ही होता है। अंकेक्षण के अधिकार, कर्तव्य, इसमें दोस्तों 2 ही व्यक्तियों के बीच संबंध होता है, एक तो नियुक्ति, उत्तरदायित्व, पारिश्रमिक संबंधी सभी प्रावधान नियोक्ता व अंकेक्षण के आपसी समझौते के द्वारा होती है। निजी अंकेक्षण में कोई वैधानिक प्रावधान नहीं होते, वैधानिक प्रावधान के नियम लागू नहीं होते। इसमें जो अंकेक्षण होता है और नियोक्ता होता है, दोनों के आपसी सहमति के आधार पर ही अंकेक्षण करवाया जाता है, इसमें नहीं कोई वो बाउंडेशन होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा ये क्लास थी ऑडिट की, और कल हम आगे के लिए इसी तरह क्लास चालू रहेगी। कल हम सरकारी अंकेक्षण हो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और स्टार्ट से हम अंकेक्षण के प्रकार पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।